नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, भरण पोषण के केस में जब भरण पोषण लागू हो जाता है और पत्नी जो होती है वो अपने पिटीशन में अपने कई खर्चे गिनाती है। अगर बच्चे हैं तो उनके खर्चे वो अलग गिनाती है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो पत्नियां होती हैं वो झूठ बोलती हैं और उनके जितने भी खर्चे रहते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए रहते हैं। तो इसमें एक काम ये भी किया जा सकता है जो लोग करते नहीं हैं, लेकिन हम इसको एडवाइस दे रहे हैं, करना चाहिए। खासकर ऐसे लोग जो बहुत ही बुरी तरीके से भरण पोषण के मामलों में फंस गए हैं। इसमें ये किया जा सकता है कि अगर वाइफ को आप भरण पोषण दे रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट दे रहे हैं, मालूम पड़ता है कि अमाउंट 5 डिजिट में है, ठीक है, मतलब 10,000 या उसके ऊपर है। तो वाइफ ने जो जो खर्चे दिखाए हैं, वाइफ से आप हर महीने उन खर्चों की रसीद मांग सकते हैं। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं सीआरपीसी की, और कोर्ट से कह सकते हैं कि इसने जहाँ जहाँ खर्चा किया उन सब की स्लिप मुझे दिखाए। वाइफ को वो स्लिप दिखानी पड़ेगी, वाइफ उससे इनकार नहीं कर सकती है। और वो स्लिप ही इस बात की पोल खोलेंगी कि पत्नी ने जो पैसा आपने दिया उसको कहाँ खर्चा किया। ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है पत्नी के पास सेविंग के रूप में बच रहा हो। और इसमें एक चालाकी पत्नियों की तरफ से ये भी की जाती है कि वो एक किसी भी दोस्त वगैरह के घर से नकली किराएदारी का एग्रीमेंट बनवा लेती हैं। तो जब पत्नियां ऐसा कुछ काम करती हैं तो इसमें आप जो हैं इसकी थोड़ी इंक्वायरी करें। साथ में जो व्यक्ति कि मकान मालिक होता है उसको अपनी तरफ से नोटिस जारी करें। अगर आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि पत्नी ने जो किराएदारी एग्रीमेंट बनवाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए बनवाया है, रह वो अपने माता पिता के साथ में ही रही है, तो इसमें फिर आप जो है जो मकान मालिक है उसको बाकायदा आप एक लीगल नोटिस जारी करें और उसमें शो कॉज नोटिस जारी करें, कारण बताओ नोटिस। उसमें पूरी कहानी लिख के उसमें आप उससे पूछ सकते हैं कि मैम हम तुम्हारे खिलाफ इस झूठी जो जानकारी तुम्हारे द्वारा दी गई है, झूठा एग्रीमेंट बनवाया गया है और तुम्हारे एग्रीमेंट से कोर्ट गुमराह हो रही है, तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें। और अगर उस रेंट एग्रीमेंट में 2 गवाहों के भी साइन होते हैं तो आप उन गवाहों को भी नोटिस जारी करें। क्योंकि अगर वाइफ ने रेंट एग्रीमेंट के नाम पे आपसे पैसा लिया है तो डेफिनेटली वाइफ ने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा और उसकी कॉपी डॉक्यूमेंट में लगी होगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो आप ये काम जरूर करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है जो पत्नियां बनवाती हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए बनवाती हैं। उनका पूरा रहना खाना उनके माता पिता के साथ में होता है। सेकेंड थिंग, जब कभी भी आप वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आपका वकील कर रहा है, तो पिटीशन में हम देखते हैं कि मालूम पड़ा पत्नी ने 25,000 की डिमांड करी है, 30,000 की करी है, 40,000 की करी है, 50,000 की करी है। आप उससे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में आपका ये खर्चा कौन उठा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए पत्नी ने मान लो 25,000 की डिमांड करी है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई, मतलब साफ है कि अभी जो है 25,000 रुपये आप पे खर्चा हो रहे हैं। अब पत्नी इसमें अगर हाँ बोलती है तो फंसती है और ना बोलती है तो फंसती है। हाँ अगर बोल देती है तो फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि 25,000 आपको दे कौन रहा है, ठीक है। क्योंकि पति तो अभी भरण पोषण दे नहीं रहा है आपको, ठीक। और आपने डिमांड करी 25,000 महीने की फाइनल मेंटेनेंस की, तो ये 25,000 कौन दे रहा है आपको? आपके फादर दे रहे हैं, आपका भाई दे रहा है, कौन दे रहा है? और फिर वो कितना कमाते हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट बुला लिया जाए, ठीक है। या तो अगर वो आपका खर्चा उठा रहे मतलब काफ़ी सक्षम है, और अगर वो सक्षम नहीं है तो ऐसा वो क्या धंधा कर रहे हैं कि वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं। कई बार पत्नियां 50,000 की मांग करती हैं तो हम बिल्कुल उनको घेर सकते हैं कि भैया 50,000 दे कौन रहा है आपको। और अगर अभी 50,000 आपको नहीं मिल रहे हैं तो मतलब साफ है कि आपको इतने अमाउंट की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप झूठ बोल रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जो भी भरण पोषण आप दे रहे हैं उस पर टाइम टू टाइम नज़र बना के रखें,
क्योंकि अगर आप मैं ये राय सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग ऐसे रहते हैं जो दाव पेच खेलकर अपने केस को कैसे तैसे निपटा लेते हैं, और कई ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल एकदम डल टाइप के लोग रहते हैं, जो कुछ कर उनको कुछ समझ नहीं आता, फिर कहते हैं कि हमारा जो वकील है वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमें कुछ गाइड नहीं कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, सारी चीज़ छुपा के रखता है। ठीक है। तो मेरी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि अब लड़ाई तो शुरू हो ही चुकी है, आपके ऊपर केस लगे हुए हैं, तो उससे अगर आप छुप दूर भागोगे तो उससे कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है। तो बेहतर हो कि पूरी तरीके से लड़ाई में कूद जाओ, आप कोई ताकत झोंक दो। इससे होगा ये, आप कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। भरण पोषण के केस में हम एक एक पहलू पर ध्यान देना जरूरी रहता है। अगर वाइफ ने कहा है कि वो उसने दहेज दिया था, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं, हालांकि फिर भी लोग हमसे पूछते रहते हैं, तो इसलिए हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं। और फिर शादी में कितना खर्चा हुआ, तो ये देखिए कि वाइफ का जो पिता है वो कितना कमाता है, क्या वो इतना योग्य है कि जितना ये बता रही है उतना खर्चा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। इन चीज़ों के बेस पर इनकम टैक्स की कुछ जो क्या कहते हैं रूल्स हैं, उसकी सहायता लेकर हम केस की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। और जहां पत्नी झूठ का सहारा ले रही है वहां आपको भी कुछ झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कांटे से कांटा निकलता है, जहर से ही जहर कटता है। अगर आपको सांप काट ले तो आपको किसी दूसरे सांप का जहर दिया जाता है एज ए मेडिसिन, तभी आप ठीक होते हैं। आप सोचें कि आपको कोई दूध पिला दे तो आप ठीक हो जाइए, पॉसिबल नहीं है। तो जहर से जहर कटता है, लोहे से लोहा कटता है। उसी तरीके से अगर आपके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं, थोड़ी चालाकी आपको भी दिखानी पड़ेगी। कहीं पर अगर जो पत्नी है उसका जो पिता है वो गवर्नमेंट जॉब में है या था, और जिस तरीके से वाइफ ने बताया कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख शादी में खर्चा हुआ, तो आप वहाँ पर जो है इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को शिकायत लिख के भेज सकते हैं कि ये बंदा इतना कहाँ से पैसा ला रहा है, इतना कहाँ से कमाता है, क्या ये कोई गलत काम करता है, गैरकानूनी काम करता है, रिश्वत लेता है। इस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्रवाई कर सकते हैं आप। और साथ में आप अगर चाहें तो सेक्शन 91 का सहारा लेकर उनके डॉक्यूमेंट्स जो आपके वाइफ हैं उनके फैमिली वाले हैं उसको आप कोर्ट में बुला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों भरण पोषण केस में कई ऐसे लूप होल्स रहते हैं जिसका हम फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं पत्नी पक्ष को परेशान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारे एक मेंबर हैं चैनल के, तो वो हमसे कह रहे थे कि क्या कहते हैं मुझे जो है मेरा वकील कुछ बताता नहीं है, और मैं कोर्ट जाता हूँ तो मुझे मुझे यही नहीं पता मेरे फाइल में चल क्या रहा है। वो बंगाल के हैं, बंगाली हैं वो, और उनका केस चल रहा है बंगाल में ही। और उनका कहना है कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए थी मेरे केस से संबंधित फाइल की, तो मुझे कैसे निकालना मुझे पता नहीं है। तो हालांकि मैंने सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकालना इस पर पूरा एक मतलब वीडियो बनाया था, अब लोग देखते नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी निकालना बहुत आसान काम होता है, ये कोई इतना बड़ा काम है ही नहीं, कोई भी निकाल सकता है। इसके फॉर्म कोर्ट के अंदर ही मिल जाते हैं, उसको नकल आवेदन भी कहते हैं, सर्टिफाइड कॉपी निकालने का फॉर्म भी कहते हैं, जो आपको नाम देना हो। 1 रुपये का मिल जाता है, 2 रुपये का मिल जाता है, उसको फिलअप कर दीजिए। उस पर टिकट लगता है, जनरली 5 रुपये टिकट लगता है, और अर्जेंट में चाहिए तो 15 रुपये का टिकट लगता है। पूरे इंडिया में यही रूल है। वो जो फॉर्म आता है उसमें आपको जज का नाम लिखना पड़ता है, जज किस पोस्ट पर है वो लिखना पड़ता है, आपको पार्टीज के नाम लिखने पड़ते हैं, ए वर्सेस बी जो भी है, लास्ट तारीख क्या थी और अगली तारीख क्या है आपको ये उसमें लिखना पड़ता है। और आपको किस चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ता है, अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है। आपका कोई वकील है तो उसका नाम नंबर लिखना पड़ता है, वकील अगर नहीं है तो आप अपने तरफ से भी डायरेक्ट सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म लगा सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको जो कोर्ट की जो आपकी फाइल है उसकी पूरी कॉपी चाहिए, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि संपूर्ण फाइल की प्रमाणित प्रतिलिपि, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ होल फाइल, केस फाइल। तो इसमें ये होता है कि 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, जनरली 7 दिन बाद आपको पूरी कॉपी सर्टिफाइड मिल जाती है। तो ये इतना बड़ा मतलब टेंशन वाला काम नहीं है। और उन्होंने मुझसे कहा कि वो पूरी कोर्ट घूम लिए, कोई उनको कुछ समझ ही नहीं आया। तो भाई अब ये तो क्या है कि बड़ी विचित्र बातें हैं, वरना ये इतना बड़ा काम नहीं है। किसी भी शॉप में चले जाओ कोर्ट के आसपास, कहीं से भी सर्टिफाइड कॉपी का जो वो फॉर्म आता है मिल जाता है। और कई लोग कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, उनके कंप्यूटर में भी वो फॉर्म रहता है, आप उनसे भी निकलवा सकते हैं और उसको जमा करके आप सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कई इम्पोर्टेंट जो हमारा केस होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन में निकल जाती है। उदाहरण के लिए कोई बड़ा ऑर्डर पास हुआ है बीच में, तो उसकी कॉपी आपको ऑनलाइन निकल जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने राज्यों में ये सुविधा है, लेकिन पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला राज्य है जुडिशरी में, जो न्यायपालिका है उसमें, पूरे भारत में जो ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है जुडिशरी के अंदर, वो राज्य है मध्य प्रदेश। एकमात्र स्टेट है अभी जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा। और एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस से जो अभी रिटायर हुए जस्टिस रवि मलिमथ, वो भी यही बात बोल के गए हैं कि पूरे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा एकमात्र स्टेट एमपी है जहां सारे काम टेक्निकल बेस पर चल रहे हैं जुडिशरी में, और इससे एडवोकेट को बहुत मदद मिल रही है। अदर स्टेट में अभी एमपी के मुकाबले 10% काम भी शुरू नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर आपको कोर्ट रेगुलर नहीं जाना है, आप अपने घर से जो है कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दे सकते हैं, जज के सामने उपस्थित हो सकते हैं। अब अदर स्टेट में फैसिलिटीज़ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कोई कैदी है अगर हमारे एमपी में, तो वो जेल से बैठा बैठा जज से बात कर सकता है, जज उससे सवाल जवाब कर सकता है, एडवोकेट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। कैदी जेल में रहेगा, एडवोकेट कोर्ट में रहेंगे, और बड़ी सी स्क्रीन में कोर्ट के अंदर वो कैदी दिखाई देता है और एडवोकेट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सारी जो केसेस होते हैं उनका पर डे का जो हमें मैसेज मोबाइल पे आ जाता है कि आपके इतने केसेस आज लगे हैं और इनमें नेक्स्ट डेट ये तारीख लगी हुई है। ओवरऑल में से आता है, ईमेल भी हमको आ जाता है। तो हर तरह की सुविधा दे के रखी है। और कई कई तरह की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर रहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके मेल पर कॉपी आ जाती है, उसमें की नंबर रहता है, वो डालती कॉपी खुल जाती है। और उस कॉपी की आप चाहे 100 फोटो कॉपी करवा लो, वो सर्टिफाइड ही मानी जाएगी। ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी लगाने का यही फ़ायदा रहता है कि उसमें जितनी भी कॉपी आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवाओ, वो सब जो है ऑनलाइन जो आप निकाल रहे हो वो सब सर्टिफाइड मानी जाती हैं। लेकिन जो आप हार्ड कॉपी निकालते हो उसमें जो सील लगी रहती है सिर्फ वही सर्टिफाइड मानी जाती है। तो ये फ़र्क रहता है। तो हमारा यही कहना है कि अब आम नागरिक के हाथ में ये सब नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो एडवोकेसी में हैं या फिर जो जज हैं पूरे पूरे इंडिया में, हमारे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी का जितना से जितना यूज़ कर सकें उतना करें। इससे काफ़ी काम आसान हो जाएंगे, वकीलों को भी राहत रहेगी, जजों को भी राहत रहेगी, क्लाइंट को भी राहत रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।